So we are going to discuss general principles of pipelining. This concept is connected to the instruction execution. Instruction execution हम पहले discuss कर चुके हैं, जिसमें हम ये consider करते हैं कि our instruction has two stages or three stages like fetch, execute या fetch, decode, execute, and these stages are performed for every instruction. हर instruction के लिए ये stages जो है वो perform करता है processor. Processor fetches the instruction, processor executes the instruction, and then it writes the result. तो अगर हम पैरेलल प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट करना चाहें अपने प्रोसेसर में, यानी कि काइंड ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि टू इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम. अब पैरेलल प्रोसेसिंग में एक्चुअली ऐसा असल में तो सिर्फ उसी वक्त होता है जब वी हैव मोर देन वन प्रोसेसर. ठीक है, अगर बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल बात हम करें तो उसमें तो दो इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम उसी वक्त एग्जीक्यूट होंगी जब हमारे पास दो प्रोसेसर होंगे, प्रोसेसर 1 एंड प्रोसेसर 2. तो एट अ टाइम दो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी एक ही टाइम साइकिल में. लेकिन गिवन अ सिंगल प्रोसेसर हम कैसे इस तरह का इल्यूजन दे सकते हैं कि वी आर डूइंग पैरेलल प्रोसेसिंग. वो असल में पैरेलल प्रोसेसिंग प्योरली पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती, वो एक इल्यूजन होता है जिसको हम कहते हैं पाइपलाइनिंग. So pipelining is also considered as a type of parallel processing. ये parallel processing में इसलिए बता रही हूँ कि हमारा जो next topic है that is और last भी है that is parallel processing. तो पाइपलाइनिंग हम इसलिए पहले पढ़ रहे हैं कि पाइपलाइनिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजुअली इन पैरेलल प्रोसेसर्स में भी इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन सिंगल प्रोसेसर में भी इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हमें इसके लिए मल्टीपल प्रोसेसर्स की जरूरत पड़े. वी कैन इम्प्लीमेंट पाइपलाइनिंग इन सिंगल प्रोसेसर, और सिंगल प्रोसेसर में पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट करने से हमें ऐसा इल्यूजन मिलता है जैसे कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि एक टाइम पे हम एक नहीं बल्कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. मींस कि जो हमारा प्रोसेसर है वो एक टाइम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है. अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको दोबारा से इसको एक दफा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. Let's suppose this is our processor. ये हमारा एक सिंगल प्रोसेसर है जिसको हम यूनी प्रोसेसर कह रहे हैं P. And here we have a parallel प्रोसेसर या जिसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें दो प्रोसेसर्स होते हैं. एक जैसे दो प्रोसेसर्स यहाँ पे हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं. ठीक है ना, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर में क्या होता है, कोर्स आपके पास कोर्स आप बढ़ाते जाते हैं ना. तो ये हमारा यूनी प्रोसेसर है, ये हमारा मल्टी प्रोसेसर है. मल्टी प्रोसेसर यहाँ पे दो प्रोसेसर है. तो यूनी प्रोसेसर में नॉर्मल जो हमारी कंसिडरेशन होती है वो क्या होती है कि हम यहाँ पे एक टाइम साइकिल के अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन, जैसे कि I1 है, एक ही टाइम साइकिल में हमारी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. मीन्स के एक या ये समझ लें कि I1 को अगर सिर्फ एक टाइम साइकिल चाहिए तो I1 यहाँ पर आएगी. और यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये एक टाइम साइकिल है तो यहाँ पे I1 और I2 एक ही साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं. क्यों? क्योंकि I1 जो है वो प्रोसेसर 1 में एग्जीक्यूट हो रही है और I2 प्रोसेसर 2 में एग्जीक्यूट हो रही है. ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका पैरेलल प्रोसेसिंग का कि एक ही टाइम में दो इंस्ट्रक्शंस एक साथ बिल्कुल एग्जीक्यूट हो सकती हैं प्रोसेसर 1 और प्रोसेसर 2 में. या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेती तो आपके लिए शायद कॉन्सेप्ट आसान हो जाता. लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. अगर मैं कहूँ कि अब टाइम साइकिल सेम हो गया ना, टाइम साइकिल वो आगे जा रहा था तो अजीब सा. P1 P2 दिस इज नाउ इट लुक्स बेटर कि I1 जो है वो आपकी प्रोसेसर 1 में या सिंपल जो आपका यूनी प्रोसेसर था उसमें एक टाइम साइकिल में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी. ये मल्टी प्रोसेसर, इसमें दो प्रोसेसर्स हैं, तो इसमें एक ही टाइम साइकिल में, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज आवर टाइम साइकिल, इसमें एक ही टाइम साइकिल में आपकी पैरेलल में दो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग. तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे पैरेलल प्रोसेसर्स होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं. अब क्योंकि हमारे पास सिंगल प्रोसेसर है तो हम इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें पाइपलाइनिंग कर सकते हैं. पाइपलाइनिंग में ये होता है कि एक ही टाइम साइकिल में आपके पास I1 और I2 का कुछ पार्ट, यहाँ पे I1 का कुछ पार्ट और यहाँ पे I2 का कुछ पार्ट एग्जीक्यूट हो सकता है. तो ये नहीं है कि दोनों एक साथ कंप्लीट हो गई, दोनों एक साथ कंप्लीट नहीं हुई है, एग्जीक्यूशन उनकी चल रही है, लेकिन
एक इल्यूजन ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग हमें मिल रहा है कि चलो ठीक है, अगर I1 पूरी कंप्लीट हुई तो एटलीस्ट I2 भी तो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई है, तो दोनों पैरेलल में किसी तरह दोनों का काम चल रहा है. So this is the starting of the concept of pipelining, जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. लेकिन उससे पहले आपको ये समझाना बहुत जरूरी था कि what is the difference between pipelining and parallel processing. I am repeating again कि pipelining is a type of parallel processing which we implement in a single processor. और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए तो लाजमी हमें पैरेलल प्रोसेसर्स ही चाहिए. लेकिन अगर सिंगल प्रोसेसिंग में हमें पैरेलल प्रोसेसिंग का फ्लेवर देना हो तो हम उसमें पाइपलाइनिंग कर देते हैं. ठीक है ना. In a pipeline system, the task to be performed is divided into a series of discrete stages. अब pipelining में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को टास्क में डिवाइड कर लेते हैं. Fetch instruction, decode instruction, calculate operands, fetch operands, execute instruction and write results. ये हमने क्या किया, अपने इंस्ट्रक्शन को हमने ब्रेक कर लिया, जो कि हमारी पहले हमें सिंपल सी इंस्ट्रक्शन नजर आ रही थी. ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को हमने ब्रेक कर लिया, किसमें, पार्ट्स में. अब इन पार्ट्स को हम जो है वो यहाँ पे पाइपलाइन में पुट करेंगे. पाइपलाइन में कैसे पुट करेंगे ये हम अभी डायग्राम में देखते हैं. Just give me a minute. We divide the instructions into fetch instruction, decode instruction, calculate operands, fetch operands, execute instruction and write result. ये वो स्टेजेस है जिसको हम शुरू में क्या कहते हैं, fetch execute. ठीक है ना, वो जो हमारा fetch execute साइकिल था, उस fetch execute साइकिल को हमने डिवाइड कर लिया है इस स्मॉलर पार्ट्स के अंदर. Now we are going to look के हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे. अच्छा, ये तो सिंपल 2 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की एग्जांपल है कि सिंप्लीफाइड व्यू हमारे पास क्या था कि एक इंस्ट्रक्शन आएगी, उसको हम फेच करेंगे, देन उस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट स्टेज में जाएगी एंड वी विल गेट द रिजल्ट. एक्सपेंडेड व्यू में हमारे पास क्या है कि हम इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, देन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एंड देन रिजल्ट जब आउटपुट हो रहा होगा एट द सेम टाइम हम एक और इंस्ट्रक्शन को भी फेच कर लेंगे. ठीक है, तो लेकिन ये असल में कैसे परफॉर्म हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है. ठीक है, दिस इज द टाइमिंग डायग्राम फॉर इंस्ट्रक्शन लाइन, दिस इज द टाइमिंग डायग्राम फॉर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन ऑपरेशन. Here are the instructions: instruction 1, instruction 2, instruction 3, instruction 4, instruction 5 and so on. There is the time. ठीक, this is the time cycle 1, time cycle 2, time cycle 3, time cycle 4 and so on. Now look at one time cycle. ठीक है, फर्स्ट टाइम साइकिल जो है ना आपका पहला, उसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन 1 आएगी और इन फर्स्ट टाइम साइकिल में यू विल हैव द फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या चीज है, फेच. फेच इंस्ट्रक्शन पहला स्टेज है हमारा. ठीक है, तो ये आपका पहला जो स्टेज है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम साइकिल में ये कर हो जाएगा. ठीक, फर्स्ट टाइम साइकिल में इंस्ट्रक्शन 2, 3, 4 एंड 5 का कोई भी आपका जो वो है अकर नहीं हो रहा. ठीक है, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा. लेकिन टाइम साइकिल 2 में जब आपकी इंस्ट्रक्शन 1 डिकोड स्टेज में चली जाएगी, आपकी इंस्ट्रक्शन 1 जब डिकोड हो रही होगी तो उस वक्त जो रिसोर्सेज यूज हो रही थी इंस्ट्रक्शन 1 को फैच करने के लिए वो तो फ्री हो चुकी है ना. ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन फ्री, वो रिसोर्सेज फ्री हो चुकी हैं. वो रिसोर्सेज क्या थी, बसेस एंड मेन मेमोरी. तो डिकोडिंग के प्रोसेस में तो मेन मेमोरी भी यूज नहीं हो रही है और ना ही आपकी बसेस यूज हो रही हैं. तो क्या हो सकता है कि एट द सेम टाइम हम क्या कर सकते हैं, इसी क्लॉक साइकिल में दिस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड.
ठीक है ना। दिस इज द होल इंस्ट्रक्शन, ये पूरी इंस्ट्रक्शन है। ये सारे 6 साइकिल्स जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारी पूरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अगर हम इसको साइकिल बाय साइकिल देखें तो हमने क्या किया कि इंस्ट्रक्शंस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और अब हमने कहा कि टाइम साइकिल 1 में हमने इंस्ट्रक्शन 1 को फेच कर लिया। टाइम साइकिल 2 में जब इंस्ट्रक्शन 1 डिकोड हो रही है तो उस टाइम में आपके पास जो रिसोर्सेज किसी भी इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए यूज होती हैं वो तो फ्री हो चुकी हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को फेच स्टेज में प्रोसेस करवा दिया, उस इंस्ट्रक्शन 2 फेच होने लग गई। जितनी देर में ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी उतनी देर में ये फेच होने लगेगी। टाइम साइकिल 3 में आपके पास इंस्ट्रक्शन 1 के ऑपरेंड्स कैलकुलेट होंगे। सीओ मींस कैलकुलेट ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स कैलकुलेट हो रहे हैं मींस के जो फॉर एग्जांपल सबट्रैक्ट x, y था तो x, y कहां से आएंगे वो चीज कैलकुलेट हो रही है, ठीक है ना। इधर दे आर इन द मेमोरी और दे आर इन द रजिस्टर्स, उनको कहां से फाइंड आउट करना है, ऑपरेंड कैलकुलेशन हो रही है। तो जब आपकी ऑपरेंड कैलकुलेशन हो रही होती है उस टाइम पे आपका डिकोड स्टेज फ्री होता है, तो इंस्ट्रक्शन 2 डिकोड में आ गई, ठीक है। और जिस टाइम पे आपके ऑपरेंड्स कैलकुलेट हो रहे हैं और आपका डिकोड स्टेज परफॉर्म हो रहा है, उस टाइम पे आप इंस्ट्रक्शन 3 को फेच भी करवा सकते हैं, ठीक। आप अज्यूम कर लें कि जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो रजिस्टर्स में हैं, ठीक है ना, मेन मेमोरी में नहीं है, क्योंकि अगर मेन मेमोरी में होते तो फिर क्लैश आ सकता था, क्योंकि ऑपरेंड भी मेन मेमोरी में होते और फैच भी मेन मेमोरी से करना था, तब क्लैश आ सकता था। अभी हम अजम्पशन ले रहे हैं, हम अजम्पशन ये ले रहे हैं कि हमारे जो ऑपरेंड्स हैं वो रजिस्टर में है, तो मेन मेमोरी को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, रिसोर्सेज आर फ्री फॉर अस। तो ऑपरेंड्स जो है वो रजिस्टर से फैच हो रहे होंगे। डिकोड जो हो रही है इंस्ट्रक्शन वो डिकोडर में हो रही होगी, वो एक अलग रिसोर्स है। और जो आपकी फैच इंस्ट्रक्शन है वो मेन मेमोरी और बस को यूज कर रही है, तो बस के थ्रू वो फैच होके आ रही है, ठीक है। तो ये तीनों टास्क जो है वो एक ही साइकिल में परफॉर्म हो सकते हैं। सो दिस लुक्स लाइक द पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है ना, जबकि प्रोसेसर हमारा एक ही है, सिंगल प्रोसेसर, बट इट लुक्स लाइक अ पैरेलल प्रोसेसिंग कि टाइम साइकिल 3 में इंस्ट्रक्शन 1 का कुछ पार्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 2 का कुछ पार्ट भी एग्जीक्यूट से मेरी मुराद है कि कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग उस पर परफॉर्म हो रही है, चाहे वो फैच ही हो रहा है लेकिन हो तो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोसेस तो चल रहा है। इंस्ट्रक्शन 3 जो है वो हमारी फैच हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग, कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आर इन द पाइपलाइन। अच्छा, अब आगे जाने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी आपको लेमैन एग्जांपल भी दे दूं। पाइपलाइनिंग की जो नॉर्मली लेमैन एग्जांपल दी जाती है वो दी जाती है आपकी जिसको हम क्या कहते हैं, असेंबली लाइन, ठीक है ना। फैक्ट्रीज में जैसे असेंबली लाइन होती है, अब फैक्ट्री में जो असेंबली लाइन होती है उसमें क्या होता है, एक जगह पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो बन रही है, दूसरी जगह पे जो है वो पैकेट में डल रही है, फिर तीसरी जगह पे उसके ऊपर प्लास्टिक कवर आ रहा है। असेंबली लाइन होती है ना, बारी बारी सारी चीजें स्टेप वाइज हो रही होती हैं, ठीक है ना। एक जगह ये नहीं हो रहा कि पहले एक जो है वो 10 यूनिट किसी प्रोडक्ट के बनेंगे और वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर बाकी 10 यूनिट नहीं। थाउजेंड्स की तादाद में यूनिट्स जो हैं वो एक साथ बनते हैं, थाउजेंड्स की तादाद में वो पैकेज होते हैं, थाउजेंड्स की तादाद में वो प्लास्टिक कवर में जाते हैं, फिर थाउजेंड्स की तादाद में जो है वो एक साथ उन पे लेबल लगता है या स्टैंप लगता है या टैग लगना होता है या क्यूआर कोड है वो लग जाता है, फिर वो उनकी बॉक्सेस के अंदर पैकेजिंग होती है, तो सब एक असेंबली लाइन चल रही होती है ना। या कुछ लोग इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं कि जैसे आप वॉशिंग मशीन है, एक वॉशिंग मशीन की भी एग्जांपल होती है, एक और टेक्स्ट बुक है हमारी उसके अंदर वॉशिंग मशीन की एग्जांपल दी हुई है। उसमें क्या होता है कि जब आप कपड़ों की वॉशिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक कपड़ा लिया उसके लिए पूरी मशीन स्टार्ट की और फिर उसको वॉश करके ड्राई कर लिया, फिर आपने दूसरे कपड़े उठाए और फिर दोबारा पूरी मशीन फिल करके दोबारा उसको करके, इस तरह तो नहीं होता। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, यू डेवलप अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, आपके पास बहुत सारे जब कपड़े जमा हो जाते हैं तब आप एक दफा मशीन स्टार्ट करते हैं, तो एक स्टेज आपका ये हो जाता है कि आपके पास कपड़े जो है वो लॉन्ड्री जो है वो जमा हो गई है, दूसरे स्टेज में आप मशीन लगाते हैं और उसको वॉश करते हैं, तीसरे स्टेज में जो है वो आप उसको ड्राई करते हैं, फोर्थ स्टेज में आप उनको जो है वो आयरन करके उसको प्रेस करके जो है वो सेट करते हैं। तो ये क्या होता है, स्टेजेस होते हैं। इसी तरह हम अपनी इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। फैच स्टेज हो गया, एक हमारा डिकोड स्टेज हो गया, एक हमारा कैलकुलेट ऑपरेंड हो गया, एक फैच ऑपरेंड हो गया। तो क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें और हर चीज जो है वो आपकी उस स्टेज से गुजर रही है, ठीक। जैसे आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे आपके बहुत सारे मशीन के अगर हम एग्जांपल लें, बहुत सारे कपड़े हैं तो हर कपड़ा उसी स्टेज से गुजर रहा है, ठीक, अलग अलग टाइम साइकिल में, लेकिन अलग अलग टाइम साइकिल में गुजर रहा है।
तो अब क्या है कि 3 साइकिल्स मैंने आपको समझा दिए थे यहाँ तक। आई होप आपको पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो फिर मैं आगे चलती हूँ। अगर यहीं से किसी को प्रॉब्लम है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं रिपीट कर दूँ, तो काइंडली टेल मी इन द चैट विंडो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर टाइम साइकिल 4 में हमने क्या किया? टाइम साइकिल 4 में सॉरी यहाँ पे थे हम लोग। टाइम साइकिल 4 में हमारे पास सिमिलरली क्या होगा? फेच ऑपरेंड, कैलकुलेट ऑपरेंड, डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड फेच इंस्ट्रक्शन। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 4 तक कुछ ना कुछ पार्ट हर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट हो रहा है एंड सो ऑन। अब इसमें और सीरियल प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर हम इस तरह से पाइपलाइनिंग ना कर रहे होते, सीरियल एग्जीक्यूशन कर रहे होते, तो हमारी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 टाइम साइकिल 6 में जब कंप्लीट होती, तो फिर हम इंस्ट्रक्शन 2 को स्टार्ट करते। अगर हम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की बात करें, तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में क्या होता? आपकी इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो टाइम साइकिल 7 से स्टार्ट होती और कहाँ तक जाती? टाइम साइकिल 12 तक। ठीक, आपकी दो इंस्ट्रक्शंस को टोटली कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने में 12 टाइम साइकिल्स कंज्यूम होते, जबकि इन केस ऑफ पाइपलाइनिंग आपकी दो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में वी हैव कंज्यूम्ड ओनली 7 साइकिल्स। 7 साइकिल पे आपकी इंस्ट्रक्शन 1 एंड इंस्ट्रक्शन 2 दोनों कंप्लीट हो चुकी है। इसका राइट रिजल्ट या राइट ऑपरेंड जिसको हम कह रहे हैं वो हो चुका है। सो दिस वाज द प्रोसीजर फॉर टाइमिंग डायग्राम फॉर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन ऑपरेशन। बट इसमें वही बात है कि हमने अजम्पशन ली हुई है, और हमारी अजम्पशन क्या है कि जो हमारे ऑपरेंड्स हैं वो मेन मेमोरी में नहीं है, वो रजिस्टर्स में हैं। तो इसकी वजह से फैच इंस्ट्रक्शन और कैलकुलेट ऑपरेंड या फैच ऑपरेंड और फैच इंस्ट्रक्शन में क्लैश नहीं आ रहा है। Now, what if there is a conditional branch or if there is a branch in the code? अभी जो हमने लास्ट डायग्राम डिस्कस की, मैंने कहा कि इसमें हमने अजम्पशन दी थी कि हमारा कोड जो है वो बड़ा अच्छा सीक्वेंशियल मैनर में चल रहा है, लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारे कोड में कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ जाती है जहाँ पे आपको प्रोसेसर को कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है या ब्रांच करना पड़ता है। ब्रांच का मतलब क्या है? जैसे गो टू इंस्ट्रक्शन होती है ना, तो अब आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे नहीं जाना, यू हैव टू मूव समवेयर एल्स, द प्रोसेसर हैज टू मूव समवेयर एल्स फ्रॉम द सीक्वेंस, उसको आउट ऑफ सीक्वेंस जाना है, सीक्वेंस में नहीं जाना। तो फिर पाइपलाइनिंग के केस में क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास ब्रांच अगर हो जाती है किसी कोड के अंदर ड्यूरिंग द नॉर्मल एग्जीक्यूशन, इफ देयर कम्स अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, तो व्हाट हैपेंस कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन 3 में हमारे पास एक ब्रांच अकर हो रही है। ठीक, अब जब तक इंस्ट्रक्शन 3 हमारी एग्जीक्यूट हो रही थी, एग्जीक्यूट होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ब्रांच टेकन है या नॉट टेकन है। ठीक, और हमारी assumption यहाँ पे है कि इंस्ट्रक्शन 3 इज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन व्हिच हैज टू टेक द ब्रांच टू इंस्ट्रक्शन 15। ठीक है, इंस्ट्रक्शन 3 एक ऐसी कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है जिसमें प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन 3 के बाद ब्रांच लेकर इंस्ट्रक्शन 15 पे जाना है डायरेक्टली, यानी कि उसको फिलहाल इंस्ट्रक्शन 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवानी। लेकिन जब तक प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, उस वक्त तक पाइपलाइनिंग के केस में तो प्रोसेसर इन सबको फैच कर चुका है। इस इंस्ट्रक्शन 4 को वो फैच, डिकोड, कैलकुलेट ऑपरेंड, फैच ऑपरेंड कर चुका है। इंस्ट्रक्शन 5 के लिए वो इंस्ट्रक्शन को फैच कर चुका है, डिकोड कर चुका है, कैलकुलेट ऑपरेंड कर चुका है, और इंस्ट्रक्शन 6 की फैच और डिकोडिंग भी हो चुकी है। इवन आपकी इंस्ट्रक्शन 7 भी फैच हो चुकी है। ठीक, इस वक्त तक वो 4 इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस में डाल चुका है, पाइपलाइन में डाल चुका है। ठीक है, अब उसको पाइपलाइन में लेकर आ गया, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट होने के बाद, जब प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन है एंड आई हैव टू फेच द इंस्ट्रक्शन 15 डायरेक्टली, आई डू नॉट नीड टू फेच ऑल ऑफ देम बिकॉज आई हैव टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन 15 नाउ, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि ये जो साइकिल्स हैं ये उसके समझे वेस्ट हो गए, और इन सबको उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। प्रोसेसर विल डिस्कार्ड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड इट विल start fetching instruction number 15 from the time cycle 8. टाइम साइकिल 7 में उसको पता चला कि एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन है और मुझे 15 पे जाना है, तो टाइम साइकिल 8 में प्रोसेसर ने आपके इंस्ट्रक्शन 15 को फैच करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ
कि आपकी जो ये वाली चीज है जिसमें आपके टाइम साइकिल्स वेस्ट हुए हैं, तो यहाँ से लेके आपके 4 से लेके 8 तक बन रहे हैं जो कि वेस्ट हो गए आपके, उसको हम कहते हैं ब्रांच पेनल्टी। ठीक, वो ब्रांच पेनल्टी क्यों कह रहे हैं कि अगर प्रोसेसर को पहले से पता होता कि ब्रांच आ रही है और मुझे इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 15 को फेच करना है, तो वो 15 को यहाँ पे फेच करता, और अगर वो 15 को यहाँ फेच करता तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन नंबर 15 है वो यहाँ कंप्लीट होती, ठीक है ना, उसका राइट ऑपरेंड यहाँ पे होता। अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन 15 को यहाँ से उठाऊं F से लेके WO तक और यहाँ पेस्ट कर दूं, कॉपी पेस्ट कर दूं उसको यहाँ पे, तो WO मेरा यहाँ पर आएगा। इसका मतलब कि 9 पे आके कंप्लीट हो जाती, लेकिन अब वो कहाँ कंप्लीट हो रही है 9 के बजाय, आपकी जो इंस्ट्रक्शन नंबर 15 है वो टाइम साइकिल 13 पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये जो 9 से लेके 12 तक का एरिया है, ये जो टाइम साइकिल्स हमारे वेस्ट हो गए बिकॉज वी डिड नॉट नो अबाउट द ब्रांच, तो उसको हम कहते हैं ब्रांच पेनल्टी। यानी कि दीज 4 टाइम साइकिल्स आर वेस्टेड बिकॉज द प्रोसेसर डिड नॉट नो अबाउट अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन कमिंग and it fetched the unnecessary instructions and then it discarded the instructions and fetched the new instruction which is taken branch instruction. So the cycles wasted in this procedure are called branch penalty. Okay, so this is the effect of a conditional branch instruction on pipeline operation. कि अगर हमारे पास पाइपलाइनिंग है और हम कह रहे हैं कि पाइपलाइनिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ही फास्ट जो है वो प्रोसेस चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि इस केस में हमें ब्रांच इंस्ट्रक्शंस का भी ख्याल करना पड़ता है क्योंकि हमारे कोड में अक्सर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अपीयर हो जाती हैं। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? ठीक है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, पहले आप मुझे बताएं, व्हाट डू यू सजेस्ट? आप क्या सजेस्ट करते हैं? One solution to this problem is that कि प्रोसेसर जो है आपका वो हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है, बल्कि ऑपरेंड्स फेच करने से भी पहले ये डिसाइड कर ले कि ये इंस्ट्रक्शन कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन है या नहीं, ठीक है, ताकि वो उससे नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन को फेच स्टेज में ना लेकर जाए। अगर ब्रांच में जाना है तो फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे कि पहले 3 के बाद उसने 4 को फेच कर लिया था, 4 के बजाय उसको 15 को फेच करना चाहिए था। तो अगर 3 इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करने से पहले ही प्रोसेसर ये पता कर लेता, इस चीज का आइडिया कर लेता कि इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है ना ये, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले प्रोसेसर चेक कर लेता कि अब इज दिस इंस्ट्रक्शन अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन और नॉट, तो क्या होता कि प्रोसेसर को पता होता कि दिस इज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन एंड आई हैव टू गो टू इंस्ट्रक्शन 15, तो वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन 15 को यहाँ पे फेच करता, यहाँ पे 4 को फेच ही नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम टू सॉल्व द ब्रांच पेनल्टी प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ब्रांच पेनल्टी। इसमें हम क्या करते हैं, if we have a 6 stage instruction pipeline, 6 stages means कि ये fetch, decode, calculate, operand, ये 6 stages हैं ये, ठीक है, जो आपको स्क्वायर्स की फॉर्म में नजर आ रहा है। fetch instruction, decode instruction, calculate operands, and then decision making. Unconditional branch, yes, if there is a branch, update program counter means instead of instruction 4 instruction 15 पे चला जाएगा, and then empty pipe, जो extra instruction हैं जिनको नहीं होना चाहिए था उनको empty करके instruction 15 की को fetch करेगा, उसको decode करेगा और operands calculate करेगा। If unconditional branch is not present, is there is no unconditional branch, तो वो सीक्वेंस में ही जैसे कि इंस्ट्रक्शन 3 के बाद इंस्ट्रक्शन 4 को फैच करना था तो उसी को फैच कर लेगा, फैच ऑपरेंड्स, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड राइट ऑपरेंड्स। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को तो फैच कर चुका होगा नेक्स्ट को, तो उसके ऑपरेंड्स को फैच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शंस को और ऑपरेंड्स को राइट कर लेगा। Then it will again check for the branch or interrupt. जब एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद भी ये चेक करेगा कि अब अपकमिंग इंस्ट्रक्शन में कोई ब्रांच तो नहीं है। If no, then fetch the next instruction in sequence, and if yes, if there is a branch, तो फिर से प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करेगा, and then empty pipe and fetch the new instruction.
So this was the solution to the branch penalty problem के प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले और कोई भी नई इंस्ट्रक्शन फेच करने से पहले डिसीजन मेकिंग एक उसके पास एल्गोरिदम होगा जिससे वो चेक कर लेगा कि इज इट अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन और नॉट. अब कैसे चेक कर लेगा, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर चुका है. इंस्ट्रक्शन डिकोड करने के बाद उसको पता होता है कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, तो उसको बस अब सिर्फ एक प्रोसेस बीच में डालना है कि वो चेक कर ले कि ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है या नहीं है, ताकि वो उस हिसाब से अपनी रिसोर्सेज को अपडेट करें. Okay, now we have pipeline hazards. Pipeline hazards का मतलब क्या होता है? Pipeline or some portion of pipeline must stall some of because of some problems. अब वो क्या problems हो सकती हैं? ठीक है, must stall because of some problems which are called hazards. उन problems को हम hazards कहते हैं. ठीक है, hazards are also called pipeline bubble. ठीक, पाइपलाइन बबल या पाइपलाइन हैजर्ड उसको कहते हैं कि जिसकी वजह से, जिस प्रॉब्लम के अकर होने की वजह से आपकी पाइपलाइन को जो है वो अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन में उसकी डिले आ जाए या थोड़ी देर के लिए उसको सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करनी पड़े, वो इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन ना कर सके, टाइम डिले आ जाए, कुछ क्लॉक साइकिल्स आपके वेस्ट हो जाएं. दैट इज कॉल्ड योर पाइपलाइन हैजर्ड. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स: रिसोर्स हैजर्ड, डेटा हैजर्ड एंड कंट्रोल हैजर्ड. 3 मेजर टाइप्स हैं हैजर्ड्स की जो अगर हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो पाइपलाइन का ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है. First we will discuss the resource hazard. Resource hazard, as the name suggests, occurs due to the resources. क्योंकि आप पाइपलाइनिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें देयर मस्ट बी सम रिसोर्सेज व्हिच आर शेयर्ड बिटवीन इंस्ट्रक्शंस. और अगर ऐसी कोई 2 इंस्ट्रक्शंस एक ही टाइम साइकिल में अकर हो जाती हैं जिनको एक ही रिसोर्स रिक्वायर्ड है, एक ही प्रोसेसर रिसोर्स रिक्वायर्ड है, तो वहां पे रिसोर्स हैजर्ड अकर हो जाता है. 2 or more instructions in pipeline need same resource. ठीक है, causing resource hazard. Executed in serial rather than parallel for part of pipeline. जब resource hazard अकर होता है तो प्रोसेसर क्या करता है, पैरेलल के बजाय यानी पाइपलाइन के बजाय इंस्ट्रक्शंस को सीरियल में लेकर आ जाता है जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल हैजर्ड. ठीक है, रिसोर्स हैजर्ड को हम स्ट्रक्चरल हैजर्ड भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम सिंप्लीफाइड 5 स्टेज पाइपलाइन. अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इस डायग्राम की, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम डायरेक्टली. सो resource hazard can be understood with the help of this diagram. Five stage pipeline ideal case. ये 5 stage pipeline है. We assume that there are instruction 1 2 3 4, there are 4 instructions and they are in the pipeline. और ये ideal case है कि यहाँ पे कोई hazard नहीं आ रहा. ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा. इंस्ट्रक्शन 1 के सारे स्टेजेस आराम से कंप्लीट हो गए. इंस्ट्रक्शन 2 का फेच स्टेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी कंप्लीट हो गई. इंस्ट्रक्शन 3 यहाँ से स्टार्ट हुई, कंप्लीट हो गई. एंड इंस्ट्रक्शन 4. ठीक, अब हम लेते हैं कि एक अजम्पशन लेते हैं हम कि इंस्ट्रक्शन 1 का जो सोर्स ऑपरेंड है वो कहाँ पर है, वो मेमोरी में है. जैसे मैंने आपको पहले अजम्पशन बताई थी कि यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं फेच ऑपरेंड और यहाँ पे कह रहे हैं फेच इंस्ट्रक्शन, ये 2 चीजें फेच हो रही हैं और 2 चीजें एक साथ मेन मेमोरी से फेच नहीं हो सकती. एक साथ एक ही क्लॉक साइकिल में हम मेन मेमोरी को 2 बार एक्सेस नहीं कर सकते. तो इस आइडियल केस में हमारी अजम्पशन क्या थी कि जो हमारा ऑपरेंड है वो रजिस्टर में है, तो फेच इंस्ट्रक्शन को हम आराम से मेन मेमोरी से फेच कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऑपरेंड रजिस्टर में. हमें मेमोरी को यहाँ इस साइकिल में सिर्फ एक ही बार हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं ना. ठीक है, ऑपरेंड को तो हम रजिस्टर में से फेच कर रहे हैं, मेन मेमोरी से हम इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं, और डिकोड तो डिकोडर में हो रही है. ठीक है, तो तीनों अलग अलग रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारा आइडियल केस है. अब अगर हम रिसोर्स हैजर्ड की बात करें और हम कह रहे हैं कि रिसोर्स हैजर्ड इज अकर ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, तो उसमें अगर आप देखें कि टाइम साइकिल 1 आपका सही जा रहा है, इंस्ट्रक्शन फेच हो गई. टाइम साइकिल 2 में ये डिकोड हो गई, इंस्ट्रक्शन 2 फेच हो गई. टाइम साइकिल 3 में आपकी इंस्ट्रक्शन 1 के ऑपरेंड्स को फेच होना था, इंस्ट्रक्शन 2 को डिकोड और इंस्ट्रक्शन 3 को फेच होना था.
फैच इंस्ट्रक्शन होनी थी, इंस्ट्रक्शन फैच होनी थी, और यहाँ पे ऑपरेंड्स फैच होने थे। अब यहाँ हमारी असम्पशन क्या है कि I1 सोर्स ऑपरेंड इज इन मेमोरी, मींस इंस्ट्रक्शन 1 का जो सोर्स ऑपरेंड है वो मेन मेमोरी में है, यानी कि यहाँ इस इंस्ट्रक्शन को भी मेन मेमोरी को एक्सेस करना है और इंस्ट्रक्शन 3 को भी फैच करने के लिए प्रोसेसर को मेन मेमोरी को एक्सेस करना है। तो एक ही क्लॉक साइकिल में, यानी क्लॉक साइकिल 3 में प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा, 2 बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन पहले अकर हुई है तो ऑपरेंड्स को वो फैच कर लेगा, टाइम साइकिल 3 में वो मेन मेमोरी से ऑपरेंड्स को फैच कर लेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन को फैच नहीं कर सकेगा, इस साइकिल को आइडल जाना पड़ेगा। तो ये जो साइकिल आपका आइडल चला गया, ये जो साइकिल एक आपका पाइपलाइन में से वेस्ट हो गया, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम रिसोर्स हैजर्ड अकर नहीं होती तो फैच इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा होता, यानी एक क्लॉक साइकिल आपका बच जाता, WO यहाँ पे हो रहा होता, तो ये आगे चला गया, यानी कि 7 के बजाय 8 साइकिल्स में अब आपकी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो रही हैं, अदरवाइज ये 7 साइकिल्स में कंप्लीट हो जाती। तो this waste of clock cycle due to the sharing of resources, due to the sharing of main memory in this case is called the resource hazard. इसको हम resource hazard भी कहते हैं and we also call it structural hazard. Now we will cover rest of the topic in the next lecture.